आप सबका स्वागत है बैंक साथी यूट्यूब चैनल पर। एग्जाम के एलिमेंट पर इंडलवेट ने इसी मोटिव से आज का डेली करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं 6 जून का। और ये हेल्पफुल रहने वाला है सारे काउंटी एग्जाम्स के लिए, बैंक है, सीरियल सबके लिए हेल्पफुल रहेगा। और हम ये प्राउडली बोलते हैं कि हम ओनली प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको सारा सारा कंटेंट जो है माइंड में भी मिलता है। और वो वीकली हो, मंथली हो, वो सब कुछ जो है हम प्रोवाइड करते हैं। इवन डेली भी जो है माइंड में भी प्रोवाइड करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम हम जो है पहला न्यूज़ कवर पढ़ते हैं। और पहला न्यूज़ जो है नेशनल अफेयर्स की तरफ से आ रहा है, ठीक है। तो नेशनल अफेयर पहला न्यूज़ है कि जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है वो जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है अभी के टाइम पे। और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक की तरफ से आते हैं, ठीक है। तो इन्होंने लॉन्च किया भारत जैन। और भारत जैन के बारे में बात करें, भारत जैन समिट जो हो रहा था न्यू दिल्ली में, वहाँ पे जो है भारत जैन को लॉन्च किया गया। अभी भारत जैन जो समिट था इसको ऑर्गेनाइज किया गया था बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंतर्गत ही आती है। और इनके साथ मिलके जो है आईआईटी मुंबई के जो टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब है, इन्होंने पार्टनर करके जो है भारत जैन समिट को जो है न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज करा गया था। अभी भारत जैन है क्या? भारत जैन जो है इंडिया का इंडिजिनसली डेवलप्ड गवर्नमेंट फंडेड एआई बेस्ड मल्टी मॉडल एलएम है, मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। जैसे कि चैट जीपीटी हो गया या जिमिनी हो गया, जो कि इमेज टू टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकता है, उसके साथ इमेजेस बना सकता है, उसके साथ जो ज़्यादा से ज़्यादा सोच पाता है, तो उसी मॉडल को बोला जाता है एलएलएम, ठीक है। तो हम इतना जाएंगे नहीं डीप में साइंस की तरफ, क्योंकि यहाँ से आपको पूछा नहीं जाएगा क्वेश्चन एग्जाम में क्या होता है एलएलएम, क्या होता है बाकी सारे मॉडल्स। बस आपको इतना पता होना चाहिए चैट जीपीटी जैसा मॉडल है वैसे ही रहने वाला ये मॉडल। और इसके अंदर का टोटल 22 इंडियन लैंग्वेजेस जो है रहेंगे, 22 इंडियन लैंग्वेज में सपोर्ट करेगा ये एआई। अभी 22 इंडियन लैंग्वेज जो है ऑफिशियल, जितने लैंग्वेजेस है हमारे पास, कितने लैंग्वेज है टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं एज पर शेड्यूल 8, तो वो सारे के सारे इसमें इंक्लूड होंगे। जैसे कि किसी पर्सन को गुजराती आती हो तो गुजराती में बात कर सकता है एआई के साथ। उसी के साथ अगर किसी पर्सन को बिहारी आती हो तो बिहारी में बात कर सकते हैं एआई के साथ। किसी बंदे को तेलुगु आती है तो तेलुगु में बात कर सकता है एआई के साथ। तो ऐसे टोटल 22 जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो जो है इस एआई में रखे गए हैं। तो एआई में जो है बात कर सकता है वो पर्सन, ठीक है। और ये पूरा जो है भारत जैन जो है ये गवर्नमेंट फंडेड है, ठीक है। और इसका गोल क्या रहने वाला है कि जो हेल्थ केयर सेक्टर है, उसके साथ एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है और गवर्नेंस है, इस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते हुए ये एआई को बनाया गया है। अगर किसी भी पर्सन को हेल्थ केयर का इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, ये सब का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भारत जन जो एआई है इसको यूज़ करते हुए ले सकता है, ठीक है। अब इसके ऊपर बात करते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट कौन करने वाला है, उसके बाद कौन जो है इसकी निगरानी रखने वाला है, ठीक है, पूरा का पूरा। तो ये जो भारत जन है ये अंडर आता है नेशनल मिशन ऑन इंटर डिसिपेंसरी साइबर फिजिकल सिस्टम के अंतर्गत। तो ये एक तरह का मिशन है जो कि गवर्नमेंट ने जो है इसको 2019 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। 2019-18 के आसपास लॉन्च किया गया था, जिसके अंतर्गत बोला गया था कि ये जो है इम्प्लीमेंट करने का काम होगा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक का। और इनका मोस्टली काम था कि जो नेटवर्किंग है, फिजिकल प्रोसेसिंग है, उसको जो है एक साथ लाया जाए, ठीक है। तो जितने भी साइबर फिजिकल सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, सबको जो है इंटीग्रेट करने के लिए ये मिशन लाया गया था। और इसी मिशन के अंतर्गत जो है टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब, फाउंडेशन फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग्स, इसको जो है आईआईटी मुंबई में बनाया गया था। ये जो टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब है इसका काम रहता है कि आर&डी सेक्टर में ज़्यादा फोकस करते हुए, ठीक है। तो ऐसे 25 ऐसे आर&डी रहने वाले हैं, आर&डी का करने वाले जो है हब रहने वाले हैं भारत जैन के अंतर्गत, ठीक है। तो ये जो एआई बनाया जा रहा है भारत जैन, ये एक तरह से जो 25 टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब है इन्होंने मिलके किया है। उसमें से 4 जो है उसको ऑपरेट किया गया है टेक्नोलॉजी ट्रांजिशन रिसर्च पार्क के तौर पे। अब ये क्या चीज़ है? अब देखो, जो टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब है, मैंने आपको बताया कि वो जो है आर&डी के लिए बनाया जाता है, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बनाया जाता है, ठीक है। तो उसके ऊपर रिसर्च भी डेवलप्ड हुआ। उसके बाद उसमें से 4 जो 25 थे, उसमें से 4 को जो है अपग्रेड किया गया है एज अ टेक्नोलॉजी ट्रांसलेशन रिसर्च पार्क के तौर पे। अब इसका मतलब क्या है कि जब आर&डी हुआ उसके बाद 25 का आर&डी तो हुआ, लेकिन 25 का 25 तो प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा ना। तो वो 25 में से सिर्फ 4 जो है एज अ प्रोडक्ट के लिए आए हैं, मार्केट रेडी हो पाए। तो वो मार्केट रेडी प्रोडक्ट को बोला जाता है टेक्नोलॉजी ट्रांसलेशन रिसर्च पार्क के तौर पे जाना जाता है, ठीक है। तो ये टोटल 4 प्रोडक्ट जो है मार्केट रेडी हो पाए हैं अंडर भारत जैन। ये जो भारत जैन है ये टोटल 4 कोर पिलर पे बना हुआ है: टेक डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, ह्यूमन रिसर्च एंड डेवलपमेंट जिसको HRD बोला जाता है, और इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस।
तो ये 4 पिलर के अंतर्गत इसको बनाया गया। ये चीज़ भी आपको ध्यान देते हुए चलना है। एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है आपको ऊपर ही मिल जाएगा। बाकी आपको थोड़ा बहुत चीज़ें याद रखनी है कि जो टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब है वो IIT मुंबई में है, ठीक है। और ये जो भारत जैन का जो टैगलाइन है, जैन AI फॉर भारत बाय भारत, ये टैगलाइन भी थोड़ा याद रख लेना। और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है इसको एक बार पढ़ लेना, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा डीप करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत कम बनते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में पढ़ते हैं। तो डॉक्टर मंकुश मंदिव्या के बारे में बात करें तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, उसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स संभालते हैं। तो इन्होंने इनोग्रेट किया है अर्बन अड्डा 2025 का कॉन्फ्लिक्ट, और ये 3 जून से लेकर 5 जून 2025 तक चल रहा था। अब ये पोस्टर देख सकते हो, 3 जून 2025 से लेकर 5 जून 2025 तक जो है ये अर्बन अड्डा कॉन्फ्लिक्ट जो है चल रहा था 2025 का। 3 जून के बारे में बात करें तो 3 जून को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड बाईसाइकिल डे, और जो 5 जून है उसको सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। तो ये तीनों के तीनों डे में जो भी 3 डे का जो कॉन्फ्रेंस था, इसके बीच में जो है वर्ल्ड साइकिल डे भी था और वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे भी था। तो तीनों दिन में जो है ये दोनों को सेलिब्रेट किया गया था, ये दोनों डेज को भी सेलिब्रेट करते हुए ये इनिशिएटिव लिया गया था। मोस्टली ये इन्वायरमेंट फोकस इनिशिएटिव है, और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो 11 गोल है उसके अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत किया गया था, और इसको जो है ऑर्गेनाइज किया गया था बाय रेगगिरी फाउंडेशन। ये आप देख सकते हो, रेगगिरी फाउंडेशन के थ्रू जो है इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, और इनके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको इसी वेबसाइट में मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये सेम इन्फॉर्मेशन है, मैंने वहीं से उठाया हुआ है, अगर आपको पढ़ना रहेगा इससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डिटेल में, तो आप इस वाले वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हो। ये एक तरह से लीड ऑर्गेनाइजेशन है, ये लीड कर रही है ये पूरे अर्बन अड्डा कॉन्फ्लिक्ट को। और इसके बाद 2 ऑर्गेनाइजेशन के नाम आपको और याद रखना है जो कि एज अ को होस्ट की तरह काम कर रहे हैं। एक तो आपको मिलेगा इंटरनेशनल काउंसिल ऑन एयर क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, जो कि वाशिंगटन DC से इसका बेस्ड है। तो ये एज अ को होस्ट थी। उसके साथ जो है आपको गुरुजाल जो है आपको मिलेगा, ये दिख रहा हो गुरुजाल। तो ये गुरुजाल जो है गुड़गांव हरियाणा में है, तो ये भी एज अ को होस्टेड पार्टनर थी। और इसको सपोर्ट किया गया था बाय नागारो जो अपना जर्मनी बेस्ड है, ये एज अ सपोर्टिंग पार्टनर की तरह काम कर रहा था। देख सकते हो आप, सपोर्टेड बाय नागारो। तो ये जो पोस्टर है यहाँ से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी। और ये जो इवेंट हो रहा था वो इंडिया हैबिटेट सेंटर न्यू दिल्ली में ये इवेंट हो रहा था। टोटल 3 दिन का इवेंट था, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। इसके अंदर टोटल 3 थीम थे और 1 अड्डा था फॉर चेंज, ठीक है। तो एक हमारा इनिशिएटिव था, और इस इनिशिएटिव के अंतर्गत जो इन्वायरमेंटल रिलेटेड स्टेप्स है वो उठाए गए थे, ठीक है। जो 3 थीम था, ये 3 थीम जो है 3 डिफरेंट डेज में लिए गए थे, और एग्जाम में पूछे आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन मैं तब भी आपको जो PDF आएगा उसमें प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अभी तो यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर रखा हुआ है, लेकिन जो PDF आएगा आपको मिलेगा PDF, उसमें आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और ये PDF कहाँ मिलेगा आपको? ये PDF जो है टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप डाउनलोड करके जो है इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और जिसने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लेना, और ये PDF आपको आराम से वहाँ पे मिल जाएगा। अब इसके बारे में कुछ पढ़े, क्या है ये अर्बन अड्डा 2025। तो इसके अंतर्गत कुछ की हाईलाइट्स है वो अब हमें एग्जाम के लिए ध्यान देते चलना है। एक तो इधर यूथ वॉइस फोरम खोला गया है। अब ये यूथ वॉइस फोरम के अंतर्गत यूथ लीड अर्बन इनोवेशन प्लेटफॉर्म है, जिसके अंतर्गत जो भी यूथ है अपना जो भी इनके बात है वो रखी जाएगी इसके अंतर्गत। उसके साथ ही जो है साइकाथॉन भी खोला गया है। अब ये साइकाथॉन जो है जो वर्ल्ड बाईसाइकिल डे था 3 जून को, उस दिन खोला गया था, जिसके अंतर्गत 100+ जो है साइक्लिस्ट आए थे साइकाथॉन में। अब जैसे हैकाथॉन में एक कॉम्पिटिशन होता है, पता होगा आपको, जैसे हैकाथॉन में कॉम्पिटिशन होता है, जैसे प्रॉब्लम बताई जाती है उसकी सॉल्यूशन दी जाती है, वैसे साइकाथॉन में भी जो है साइकिलिंग के लिए जो है कॉम्पिटिशन थे, जिसके अंतर्गत 100+ जो है साइक्लिस्ट आए थे। नेक्स्ट आपको देखना है अर्बन फोरम फिल्म शोकेस भी किया गया था। अर्बन फोरम फिल्म भी शोकेस किया गया था। ये एक तरह का शॉर्ट फिल्म था ऑन अर्बन सस्टेनेबिलिटी के ऊपर, और इसको जून 4 को जो है इसको शोकेस किया गया था। उसका पब्लिक आर्ट डिस्प्ले भी की गई थी, जिसमें सागर सिंह जो है आर्टिस्ट ये लीड कर रहे थे, ठीक है। और इन्होंने भी जो है अपना जो आर्ट है वो सस्टेनेबिलिटी के आसपास ही रखा था, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते हुए, सस्टेनेबिलिटी थ्रू आर्ट को फोकस करते हुए अपना जो भी ये आर्ट था उसको बनाया गया था। ये सारा का सारा न्यूज़ तो आपने समझ लिया होगा। इसी के साथ आपको एक और चीज़ समझनी है जो कि आपको यहीं पे मिल जा रहा होगा, वो मिलेगा आपको एक बुक लॉन्च किया गया है, जो कि 3 जून को लॉन्च किया गया था। वर्ल्ड बाईसाइकिल डे के दिन ही जो है एक बुक भी रिलीज़ किया गया था, एक नहीं शायद 2 बुक जो है लॉन्च किए गए थे। पहली बुक मिलेगी आपको साइकिलिंग चिल्ड्रन एंड सिटीज़। इस बुक को जो है
भाई रवि जोशी ने जो है लिखा था, भाई रवि जोशी ने जो है इसको लिखा था। और दूसरी जो बुक मिलेगी आपको, रोड टू साइकिल टू स्कूल, इसको भाई रवि जोशी और खुश जी ने लिखा था, ठीक है। तो ये दो नाम आपको याद रखना है, ये दो बुक के नाम आपको याद रखना है। अब जो भी मैंने आपको पढ़ाया इसको थोड़ा समराइज कर देता हूँ। देखिए, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स हैं, ये दोनों के दोनों मिनिस्टर जो है मंकुश मांडव्य जी संभाल रहे हैं। तो इन्होंने जो है इनोग्रेट किया है अर्बन अड्डा 2025 कॉन्फ्लिक्ट, मतलब 2025 का कॉन्फ्लिक्ट। और ये थोड़े 3 दिन का कॉन्फ्लिक्ट था, जो कि मोस्टली फोकस करता है इन्वायरमेंट या सस्टेनेबिलिटी को लेते हुए, ठीक है। तो इसको जो है ऑर्गेनाइज किया गया था बाय रायगिरी फाउंडेशन, जो कि दिल्ली बेस्ड है। और इसके साथ आपको याद रखना कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट 11 जो गोल है उसको देखते हुए इसको जो है बनाया गया था, ठीक है। और टोटल 3 थीम था इसके अंतर्गत, मैं थीम आपको ऐड कर दूंगा पीडीएफ में, जो कि लेसन प्लान में आता है। और टोटल 3 दिन का इवेंट था, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। और बाकी चीज़ आप यहाँ से पढ़ सकते हो, साइक्लोथॉन ये सब हुए थे, बट ये जो है पूछाने की बहुत कम चांस है, तभी एक बार आप घुमा लेना, इंपॉर्टेंट जरूर है। और बाकी आपको 2 बुक्स के नाम आपको याद रखना है, साइकिलिंग चिल्ड्रन एंड सिटीज और रोड टू साइकिल टू स्कूल। तो ये 2 तरह के बुक्स हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान देते हुए नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक है। इन्होंने लॉन्च किया है बैटरी आधार टेक्नोलॉजी। जो बैटरी आधार टेक्नोलॉजी है इसको लॉन्च किया गया था अभी जो बैटरी समिट 2025 का हो रहा था न्यू दिल्ली में यहाँ पे, ठीक है। तो 2025 का जो बैटरी समिट था न्यू दिल्ली में, यहीं पे जो है बैटरी आधार टेक्नोलॉजी जो है लॉन्च किया गया है। और ये जो बैटरी आधार टेक्नोलॉजी है इसका जो बैटरी आधार समिट जो है, इसका जो थीम है वो आपको थोड़ा याद रखना है, वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। वो मिलेगा आपको एड्रेसिंग चैलेंजिंग ड्राइविंग इनोवेशन एंड स्केलिंग सॉल्यूशन। ये आपको पूरा थीम मिलने वाला है, इसको याद रख लो। क्या है? एड्रेसिंग चैलेंजेस ड्राइविंग इनोवेशन एंड स्केलिंग सॉल्यूशन, ये आपको थीम मिलने वाला है, इसको याद कर लो। अभी जो बैटरी आधार टेक्नोलॉजी है इसको डेवलप किया गया है टाटा एलिक्सी लिमिटेड, ठीक है। और ये जो है बेंगलुरु बेस्ड है। अब ये है क्या बैटरी आधार टेक्नोलॉजी है क्या, उसको समझते हैं। अभी इमेज से आप समझ सकते हो बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि ये क्या है, आपको एक बैटरी तब दिख रही होगी, उसमें कुछ नंबर्स लिखे पड़े हैं और नीचे बैटरी आधार लिखा पड़ा है ना। ऐसा कुछ रहने वाला है, ऐसे ये चीज़ जो इमेज में दिखा हुआ है वैसे कुछ रहने वाला है। जैसे कि आप यहाँ से पढ़ सकते हो, बैटरी आधार असाइन अ यूनिक 16 डिजिट डिजिटल आइडेंटिटी टू ईच बैटरी पैक। जितने भी बैटरी पैक है सबको जो है इंडिविजुअली जो है 16 डिजिट का एक यूनिक आइडेंटिटी कोड दिया जाएगा। जैसे कि आधार कार्ड में रहता है, आधार कार्ड में जो है यूनिक आइडेंटिटी रहता है सबका अपना अपना, वैसे ही जो है बैटरी आधार के अंतर्गत भी जो है 16 डिजिट का एक यूनिक आइडेंटिटी रहने वाला है, जो भी बैटरी पैक रहता है उस सब के लिए, ठीक है। तो सबके लिए एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन रहेगा। और ये आइडेंटिफिकेशन क्या हेल्प करेगा? ये आइडेंटिफिकेशन जो है कैप्चर करेगा क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग डेट कब है, लोकेशन कब है बैटरी का, कहाँ पे बैटरी मैन्युफैक्चर हुआ है, उसके साथ बैटरी में कौन से केमिकल यूज़ किया गया है, बैटरी की कैपेसिटी कितनी है, बैटरी की कंपोजिशन कौन सी है, मतलब लिथियम बैटरी है, सोडियम आयन बैटरी है, क्या बैटरी है, वो सब जो है बताया जाएगा। उसके साथ ही जो लाइफ साइकिल की डिटेल है, कितना जो है चार्ज और डिस्चार्ज हो सकता है, और इसके बाद जब ये बैटरी खराब हो जाए तो उसका रिसाइकल क्या काम कर सकता है, रिसाइकल हो पाएगा नहीं, वो सारा चीज़ जो है इस 16 डिजिट जो नंबर है इसके अंतर्गत सब कुछ रहने वाला है, ठीक है। और ये जो बैटरी बनाया गया ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बनाया गया, आप इसे ऊपर पढ़ सकते हो। एक तरह का ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड जो है बैटरी रहने वाला है, ठीक है। तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है टाटा एलिक्सी जो मोबियस प्लस प्लेटफॉर्म है इसके अंतर्गत बनाया गया है। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी रहता क्या है? अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत अब मान लेते हैं कि ये आपका एक ब्लॉक है, ठीक है। तो ये एक ब्लॉक में आपका जो बैटरी का इन्फॉर्मेशन है 16 डिजिट का जो बैटरी है वो डाला गया है। उसके बाद ये ब्लॉक जो है वो लिंक रहेगा दूसरे ब्लॉक के साथ। उसके बाद वो जो दूसरा ब्लॉक है उसमें भी जो है 16 डिजिट का जो है बैटरी का जो डिटेल है वो डाला जाएगा। उसके बाद जो थर्ड ब्लॉक जो रहेगा उसमें फिर 16 डिजिट का डाला जाएगा। ऐसे करते हुए इन्फिनाइट ब्लॉक्स ऐसे बनते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। जिसके बाद अगर बात करें कि अगर आपको हैक करना हो, अगर आपको इन्फॉर्मेशन ढूंढना हो इस वाले पार्ट की बैटरी का, ठीक है, या तो इस वाले पार्ट की ब्लॉकचेन का, तो आपको जो है इन्फिनाइट जो ब्लॉकचेन है सबको तोड़ तोड़ के जाना पड़ेगा, तब जाके आप इस वाले ब्लॉकचेन तक पहुंच सकते हो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तक पहुंच सकते हो, और तब जाके आप इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है इसको हैकिंग करना और चीज़ें निकालना, ठीक है। तो इसी के लिए जो है इसको एज अ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की तरह यूज़ किया जा रहा है। और जो भी डेटा है उसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का
टेक्नोलॉजी में रखा जाएगा, और वो जो है टाटा एलिक्सी मोबियस प्लस जो प्लेटफॉर्म है इसके अंतर्गत रखा जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको आप अच्छे से ध्यान देना। ठीक है, तो इसको इधर रखा जाएगा, इसे आपको ध्यान देते चलनी है। उसके बाद अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गुजरात के विजिट में थे, तो गुजरात में जो है इन्होंने डिक्लेयर किया है कि गुजरात जो है 24 स्टेट बन चुका है जिन्होंने 100% रेलवे को इलेक्ट्रिफिकेशन की गई है। मतलब रेलवे की जो है 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हुई है। ये गुजरात गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसके बारे में जो है अनाउंसमेंट की गई है। और ये जो है अभी जो लास्ट में जो कंस्ट्रक्शन हो रही थी वो आपको मिलेगा साबरमती बोटल सेक्शन जो है उधर जो है लास्ट जो है इन्होंने इलेक्ट्रिफिकेशन की थी, उसके बाद जो है 100% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन बन चुका है गुजरात 24 स्टेट्स। और इसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको बताया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसके ऊपर अनाउंसमेंट की थी। इसके साथ आपको याद रखना कि पहला जो इलेक्ट्रिक जो ट्रेन जो है ऑपरेट हुआ था वो मुंबई से थाने के बीच में हुआ था 1925 में। ठीक है, तो ये भी थोड़ा ध्यान देते हुए चलना, कोई पूछेगा नहीं, बस पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है। तो नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है एमयू और कोलैब। तो एमयू और कोलैब का टेबल आपको पता होगा, जो मेरे को फॉलो करते आ रहा है। कॉलम नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन 1 2, उसके बाद जो की नोट्स है उसको कवर करता है। तो इसमें आप देख सकते हो कि इंडियन ओवरसीज बैंक ने जो है पार्टनर किया है अमूल के साथ। अमूल फुल फॉर्म आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जिसका आपको हेडक्वार्टर बोल सकते हो, जहाँ पे ये पूरा पूरा बसा हुआ है वो आनंद गुजरात में बसा हुआ है। ठीक है, इसके साथ ही आपको रिच प्लस भी याद रखना है। ठीक है, तो तीनों के तीनों मिलके एक साइड से जो ऑर्गेनिक फार्मर्स हैं उनको हेल्प करने वाले हैं। मतलब इंडियन ओवरसीज बैंक, अमूल और रिच प्लस तीनों के तीनों मिलके जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग को जो है एम्पावर करने के लिए, ऑर्गेनिक फार्मर्स को एम्पावर करने के लिए हाथ मिलाया है। ठीक है, तो ये 2 हाथ नहीं 3 हाथ है, ऐसे मान सकते हो। तो इसमें आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे आपको ऑलरेडी सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया हुआ है। इंडियन ओवरसीज बैंक हेडक्वार्टर तमिलनाडु में, अमूल के हेडक्वार्टर आपको ऑलरेडी बताया गुजरात में है, उसके बाद रिच प्लस के आपको हेडक्वार्टर चेन्नई में मिलने वाली है, जो कि एक तरह से बायो फर्टिलाइजर कंपनी है। अब इसमें सबका अपना अपना पार्ट है। जैसे कि बैंक का काम होगा लोन वोन देने का, सोच सकते हो बैंक का काम क्या होगा, बैंक का काम होगा लोन वोन देने का या कार्ड वार्ड बनाने का। ठीक है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड ये सब बना के देने का फार्मर्स को। उसके बाद अमूल का काम क्या होगा, अमूल का जो है ना मार्केट प्लेस बहुत बड़ा है। अमूल जो है पूरा फैला हुआ है इंडिया में देखोगे तो, और अमूल जो है पूरे फार्मर्स के साथ भी कनेक्टेड है, तो ये फार्मर्स के साथ सीधे ये कॉन्टैक्ट कर सकता है। ठीक है, और तीसरा जो पार्टनर आपको मिलेगा रिच प्लस। रिच प्लस एक तरह से क्या है, बायो फर्टिलाइजर कंपनी है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो है बायो फर्टिलाइजर और बायो पेस्टिसाइड दोनों के दोनों चीजें चाहिए होंगे। अभी के टाइम पे जो फार्मिंग होती है वहां पे भी हमें पेस्टिसाइड्स और जो फर्टिलाइजर है उसकी जरूरत पड़ती है, लेकिन वो फर्टिलाइजर जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग में काम नहीं करेगा, उसके लिए बायो फर्टिलाइजर बायो पेस्टिसाइड यूज करना पड़ेगा। तो उसी के लिए जो है रिच प्लस जो एक कंपनी जो स्पेसिफिक बायो फर्टिलाइजर बनाती है वो भी इनके साथ पार्टनर करके जो है सपोर्ट करने वाली है 1 लाख ऑर्गेनिक फार्मर्स को, जो कि एक तरह से क्रेडिट देने का काम करेगी, उसके साथ जो है एग्रीकल्चर सपोर्ट सर्विस भी देने का काम करेगी। ठीक है, तो क्रेडिट तो जो है वो इंडियन ओवरसीज बैंक देंगी, और जो एग्रीकल्चर सपोर्ट है वो जो है रिच प्लस देगी, और अमूल का काम होगा मार्केटिंग पूरा का पूरा संभालने का। ठीक है, पूरा पूरा आपको समझ आ गया होगा क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। अब इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसको कवर करते हैं, जो कि एग्जाम रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है। तो पहला जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा, ये एक तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग कार्ड जो है बनाया जाएगा। जैसे कि डेबिट कार्ड में आपने देखा होगा कि फ्लिपकार्ट के लिए एक अलग से कार्ड बना दिया जाता है, अमेजोन के लिए अलग से कार्ड बनाया जाता है अगर आप अमेजोन में शॉपिंग करना चाह रहे हो तो। वैसे ही एक ऑर्गेनिक फार्मिंग कार्ड बनाया जाएगा, जो कि जो बैंक ऑफ इंडिया के जो अकाउंट होल्डर रहेंगे उनके लिए रहेगा। मतलब अगर किसी पर्सन को, अगर किसी फार्मर्स को अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग कार्ड चाहिए तो उसको पहले तो इंडियन ओवरसीज में जाके जो है अपना अकाउंट खोलना पड़ेगा, तब जाके ये ऑर्गेनिक फार्मिंग कार्ड मिलेगा। अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग कार्ड का बेनिफिट क्या होने वाला है, इसके अंतर्गत अगर कोई भी अगर अमूल के जो आउटलेट में जाता है, अब अमूल का काम ऐसा नहीं होता कि सिर्फ दूध या दही या आइसक्रीम बनाने का, ये बहुत बड़ा है। अमूल आपके सोच से भी बड़ा है, मेरे से सोच से भी बड़ा है। तो अमूल जो है मोस्टली इधर भी ज़्यादा फोकस कर चलता है, जो इनके आउटलेट रहते हैं वहाँ पे जो रिच प्लस के जो सामान रहने वाले हैं, बायो फर्टिलाइजर रहने वाले हैं, वो बेचा जाएगा। जो अमूल के आउटलेट्स हैं वहाँ पे, ये चीज़ सही से सुन लेना, जो अमूल के आउटलेट्स हैं वहाँ पे जो रिच प्लस के जो बायो फर्टिलाइजर होंगे वो रखे जाएंगे। ठीक है, उनके जो आउटलेट रहेंगे वहाँ पे बायो फर्टिलाइजर जो है वो रखे जाएंगे, और वो फर्टिलाइजर जो है डिस्काउंट रेट में मिलेगा अगर कोई फार्मर्स ऑर्गेनिक फार्मिंग कार्ड यूज़ करता है तो। ठीक है, तो जो भी फार्मर जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग कार्ड यूज करेगा अमूल के आउटलेट पे, उनको जो है डिस्काउंट मिलेगा जो ये बायो फर्टिलाइजर खरीदेंगे उस पर। इसके साथ ही जो है इनको फ्री एग्रोनॉमिक सपोर्ट भी दिया जाएगा। मतलब एग्रीकल्चर के ऊपर अगर कुछ जानकारी चाहिए होगी तो वो भी दिया जाएगा, उसका ट्रेनिंग, उसका हाई क्वालिटी गुड्स ये सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा अंडर दिस इनिशिएटिव। और ये सारा कुछ
जो हो रहा है, ये सारा कुछ जो चलाया जा रहा है, वो चलाने के बाद जो है इनको एक तरह से सर्टिफिकेट भी दी जाएंगी, जैसे कि नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन सर्टिफिकेट और बायबैक गारंटी फॉर फार्मर्स। ठीक है, तो अगर मान लेते कि फार्मर्स को पसंद नहीं आया जो भी इन्होंने बायो फर्टिलाइजर खरीदा, तो उसके अंतर्गत वो बायबैक गारंटी के अंतर्गत वो फर्टिलाइजर वापस देके पैसे वापस ले सकते हैं। और ये जो है एक तरह से जो बैंक ऑफ इंडिया का जो हरित क्रांति क्रेडिट स्कीम है वो भी लॉन्च किया गया है फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये भी चीज़ आपको ध्यान देनी है कि जो बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो क्रेडिट स्कीम है, हरित क्रांति क्रेडिट स्कीम जो है वो भी लॉन्च किया गया है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को हेल्प हो पाए उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट लॉन्चेस के ऊपर बढ़े। हमने एमयू खत्म कर दिया, अब लॉन्चेस के ऊपर कवर करते हैं। तो ये लॉन्चेस जो है इंडियन बैंक की तरफ से आ रहा है। इन्हें इंडियन बैंक ने जो है नॉन रेजिडेंशियल एक्सटर्नल सेविंग अकाउंट एंड प्रीमियम डेबिट कार्ड लॉन्च किया है जो इन नॉन रेजिडेंशियल इंडियन है उनके लिए। ठीक है, जो भी नॉन रेजिडेंशियल इंडियन है इनके लिए एक साइड से एनआरई अकाउंट जो है खोला गया है और उसके साथ जो है प्रीमियम डेबिट कार्ड देने की भी बात की गई है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं क्या होता है ये एनआरई अकाउंट। एनआरई अकाउंट के बारे में बात करें तो एनआरई अकाउंट एक तरह का अकाउंट होता है जो कि ओपन किया जाता है बाय द एनआरआई टू पार्क फॉरेन इनकम, और फॉरेन इनकम जो भी ये अर्न करते हैं आउटसाइड इंडिया वो इंडियन रुपीज़ में रहता है। ठीक है, इसको एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि मान लो कि कोई फॉरेनर है, कोई यूएस में यूएस डॉलर कमा रहा है, लेकिन वो अपना पैसा जो है वो इंडियन रुपी में रखना चाहे तो वो तब रख सकता है अंडर दिस एनआरई अकाउंट। ठीक है, तो एनआरई अकाउंट के अंतर्गत वो जो नॉन रेजिडेंशियल इंडियन रहेंगे वो अपना फॉरेन इनकम जो है इंडियन रुपीज़ में रख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो एनआरई अकाउंट लॉन्च किया गया है ये जो मॉडर्न एनआरई फाइनेंशियल नीड है उसको कवर करने के लिए, उसके साथ ही जो कंप्लायंस भी रखा गया है जो एनआरई रेगुलेशन है उसके साथ। ठीक है, तो ये तो रखना ही पड़ेगा तभी चल पाएगा, नहीं तो फिर कैसे चल पाएगा। और ये क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करें तो क्रेडिट कार्ड नहीं सॉरी डेबिट कार्ड, जो प्रीमियम डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया है इसके अंदर टोटल 3 तरह के डेबिट कार्ड है। एक तो आपको मिलेगा इंड मतलब इंडियन बैंक, इंड डी इलाइट, उसके साथ इंड प्रीमियम और इंड प्लस। तो ये 3 तरह के जो है कार्ड लॉन्च किए गए हैं इंडियन बैंक के द्वारा। काम क्या रहने वाला है, काम तो नॉर्मली यही है कि अपना जो क्रेडिट कार्ड वो बेच सके जो नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस हैं उनको। ठीक है, तो मोस्टली जो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड बनाया जाता है कि बैंकिंग एक्सपीरियंस अच्छा हो पाए उसके लिए जो है किया जाता है, और इसको भी जो है बैंकिंग एक्सपीरियंस अच्छा करने के लिए जो एनआरआईज हैं उनके लिए लॉन्च किया गया। और इसके साथ ही जो मेंटेनिंग करके रखने वाले बैंकिंग ट्रस्ट, ये सारी चीज़ें तो इतने इंपॉर्टेंट होते नहीं है, बस इतना याद रखना कि इनका जो भी एक्सपीरियंस है एनआरआईज का वो अच्छा करने के लिए जो है इसको लॉन्च किया गया। 2 तरह की चीज़ें लॉन्च की गई, एक तो एनआरई सेविंग अकाउंट लॉन्च किया गया है जिसके अंतर्गत जो भी इन ये डॉलर कमाए या तो यूरो कमाए उसको जो है इंडियन रुपी में स्टोर कर रख सकते हैं। और दूसरा जो है आपको प्रीमियम डेबिट कार्ड याद रखना कि प्रीमियम डेबिट कार्ड भी लॉन्च किया गया है फॉर एनआरआईज। ठीक है, और ये टोटल 3 वेरिएंट में आएंगे, इंड इलाइट, इंड प्रीमियम और इंड प्लस। ठीक है, नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट आ रहा है सेबी की तरफ से। सेबी और फिर इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी जो कि न्यू दिल्ली में है, और इसके बारे में हमने ऑलरेडी न्यूज़ पढ़ा हुआ है। इनकी अभी रिसेंटली मीटिंग भी हुई थी जहाँ पे न्यू दिल्ली में एक मीटिंग हुई थी जहाँ पे इन्होंने निवेशक सिवर के बारे में बताया गया था। ठीक है, तो ये जो है न्यू दिल्ली में हो रहा था, लेकिन पहला जो है अभी पुणे महाराष्ट्र में खोला है, हैदराबाद क्या बोल रहा हूँ मैं पुणे महाराष्ट्र में खोला गया। और ये क्या काम करता है, ये जो अनक्लेम डिविडेंड है या शेयर है उसको जो है क्लेम करने के लिए हेल्प करता है इन्वेस्टर्स को। ठीक है, तो इन्वेस्टर्स को जो है अनक्लेम जैसे डिपॉजिट रहता है, अनक्लेम म्यूचुअल फंड रहता है, वैसे अनक्लेम जो डिविडेंड रहता है उसको भी जो है क्लेम करने में हेल्प करने वाला है ये इनिशिएटिव के अंतर्गत। और इसके साथ ही जो इन्वेस्टर्स हैं उनके अगर कुछ भी डाउट होते हैं या कुछ भी ग्रीवेंसेस होते हैं वो भी जो है इसके अंतर्गत किया जाएगा। अब आपको एक मन में डाउट आना चाहिए वैसे तो कि जो म्यूचुअल फंड है, जो डिविडेंड है, उसके बीच में क्या डिफरेंस है या शेयर के बीच में क्या डिफरेंस है उसको समझते हैं। अब देखो म्यूचुअल फंड तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता होगा। ठीक है, म्यूचुअल फंड के अंदर के डिफरेंट शेयर्स जो है आते हैं, डिफरेंट कंपनीज आती है और म्यूचुअल फंड के अंदर सब में जो है पैसा लगाया जाता है। कोई कंपनी प्रॉफिट में होती है, कोई कंपनी नुकसान में होती है। जो प्रॉफिट में कंपनी होती है उसका बेनिफिट मिल जाता है और ज़्यादा चांस होता है कि प्रॉफिट में ही होने का। ठीक है, तो ज़्यादा चांस होता है प्रॉफिट में ही होने का।
अब डिविडेंड क्या रहता है, अब हमने समझ लिया म्यूचुअल फंड क्या रहता है। म्यूचुअल फंड के अंतर्गत डिफरेंट डिफरेंट कंपनी सबका थोड़ा थोड़ा जो है शेयर लगाया जाता है और कुछ ना कुछ प्रॉफिट जो है हो जाता है और हाई रिस्क म्यूचुअल फंड में कभी नुकसान भी हो जाता है। तो इसमें मतलब डाइवर्स जो पोर्टफोलियो है या डाइवर्स जो है शेयर्स जो है म्यूचुअल फंड के आते हैं। लेकिन बात करें डिविडेंड के बारे में, तो डिविडेंड में जो है अब पोर्शन ऑफ अ कंपनी प्रॉफिट जो है शेयर होल्डर के पास जो है बांटा जाता है एज अ रिवॉर्ड के तौर पे, ठीक है। अगर आप एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, अब अगर आप एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो डिविडेंड के अंतर्गत आपको जो भी कंपनी ये कमा रही होगी ऐसा प्रॉफिट वो आपको डिविडेंड के तौर पे मिलता है, ठीक है। तो अगर मान लेते कि कंपनी ने एक साल में कुछ भी प्रॉफिट कमाया हो वो सीधे के सीधे जो है डिविडेंड के पास मिलता है जो भी शेयर होल्डर रहेंगे उनको, ठीक है। जिन्होंने इक्विटी खरीद के रखी होंगे उनको जो है ऐसा डिविडेंड के तौर पे जो है पैसा मिलता है। पैसा कैसे मिल सकता है, एनुअली मिल सकता है, सेमी एनुअली मिल सकता है, क्वार्टरली मिल सकता है, लेकिन मंथली नहीं मिलता है, ये चीज़ें ध्यान देना, ठीक है। तो इसको क्वार्टरली, सेमी एनुअली और फिर क्वार्टर क्या बोल रहा हूँ, एनुअली, सेमी एनुअली और क्वार्टरली मिलता है, ठीक है। और शेयर्स क्या रहता है, शेयर्स के अंतर्गत आप जो है कंपनी का जो है यूनिट ओनरशिप ले सकते हो। शेयर तो मोस्टली पता ही होगा, अब शेयर के अंतर्गत आप कंपनी का जो है यूनिट ओनरशिप ले सकते हो और कंपनी का मतलब आप एक साइड से ओनर बन सकते हो, ठीक है, जब आप शेयर खरीद लेते हो उस केस में। तो ये तीनों के तीनों डिफरेंस रहती है। और अभी ये जो इनिशिएटिव लिया गया है, ये इनिशिएटिव के अंतर्गत जो डिविडेंड है या शेयर है, जो अनक्लेम डिविडेंड और शेयर है उसको जो है सॉल्व किया जाएगा। और अभी इसके लिए पुणे महाराष्ट्र में पहला बना है, उसके बाद दूसरा तीसरा जो है पूरे कंट्री में बनते हुए जाएगा। और नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्टेट गवर्नमेंट का न्यूज़ है दो तरह का। तो पहला जो न्यूज़ मिलेगा आपको उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा कि उड़ीसा गवर्नमेंट ने जो है अंकुर इनिशिएटिव लिया गया। अंकुर इनिशिएटिव क्या है, अंकुर इनिशिएटिव जो है आपको मिलेगा अटल नेटवर्क ऑफ नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म। ये एक तरह का स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है जो कि इंक्लूसिव रिजिलेंस और स्मार्ट अर्बन ग्रोथ को जो है दर्शाता है, ठीक है। और इसको जो है लॉन्च किया जा रहा है बाय हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो उड़ीसा का है इसके द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है असम गवर्नमेंट की तरफ से इटी कोली दूती पाठ, पता नहीं क्या है ये, जो भी है देख लेना एक बार, प्रोनाउंसिएशन वैसे भी हो नहीं पाती है वैसे। इटी कोली दोती पट, चलो जो भी है इसको हम कवर करते हैं। ये टी गार्डन के जो वर्कर वेलफेयर स्कीम है उसके अंदर चलाया गया है। और अभी असम टी पता होगा आपको, बहुत फेमस है पूरे वर्ल्ड में। तो असम टी के ऊपर जो है अभी 200 जो है वो सेलिब्रेशन हो रहा था, तो उसी दौरान बोला गया था कि जो भी टी वर्कर रहने वाले हैं वो परमानेंट हो या तो टेम्प्रेरी हो, उनको जो है 5,000 रुपये करके जो है असम गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाएंगे एज अ फाइनेंशियल एड के तौर पे। इसके साथ ही आपको याद रखना कि डिब्रूगढ़ जो एयरपोर्ट है जो असम में है, इसका नाम चेंज करके जो है भूपेन हजारिका एयरपोर्ट रख दिया गया है। भूपेन हजारिका के बारे में बात करें तो ये असम के बहुत फेमस सिंगर है, ठीक है। तो ये इनका जो है अभी 100 बर्थ एनिवर्सरी था, उसी दौरान जो है डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट का नाम चेंज करके भूपेन हजारिका एयरपोर्ट रख दिया गया है, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ है जो कि याद रखना स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो अपॉइंटमेंट में आपको मिलेगा कि राजीव मिनीमानी जो कि चेयरमैन एंड सीईओ है वाई इंडिया की, ठीक है, EY इंडिया के, तो ये जो है प्रेसिडेंट बन गए हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के, CII के। और इन्होंने रिप्लेस किया है संजीव पुरी को। और CII के बारे में बात करते तो CII जो है मोस्टली एक्वेशन करना है कि नहीं, ये सब पे ज़्यादा फोकस कर सकती है। मतलब जो इंडिया की जो इंडस्ट्री है उसमें इनका पूरा रहने वाला है, कैसे जो है चल रहा है वो सब कुछ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है करोल नूरोकी। तो इनको जो है प्रेसिडेंट बनाया पोलैंड का, और इन्होंने डिफीट किया था राफेल को, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको आप छोड़ सकते हो, ठीक है। इनका नाम बस याद रखना कि इनको जो है पोलैंड का जो है एज अ प्रेसिडेंट बनाया गया। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है अना लेना जो है ये जर्मनी की फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर है। और इनको जो है अभी 18th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली का बनाया गया है, ठीक है। और इन्होंने रिप्लेस किया है यांग को, पिलीमोन यंग को जो है इन्होंने रिप्लेस किया, जो कि फॉर्मर PM है कैमरून के, ठीक है। तो कंट्री है ये, तो ये फॉर्मल PM थे यहाँ के, तो इनको जो है रिप्लेस किया गया।
और ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि फर्स्ट वुमेन, हाँ ये चीज़ नहीं बताई ना, ये फर्स्ट वुमेन भी है जो यूरोपियन ग्रुप से आती है, जो कि यूएनजीई को लीड करने वाली है। ये चीज़ पे आपको थोड़ा ध्यान देते हुए चलना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है, वैसे अपॉइंटमेंट कुछ पढ़ने लायक पढ़ाने लायक कुछ होता नहीं है, तो इसको एक बार में बस गो थ्रू करोगे तब भी चल जाएगा, ठीक है। और वीडियो छोड़ के जाना चाहते हो छोड़ सकते हो, वीडियो यहीं पे एंड करते हो, इसके बाद ज़्यादा कुछ है नहीं पढ़ने लायक। और नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है स्वरूप कुमार शाह, जो कि MD and CEO है, पंजाब एंड सिंध बैंक के बनाया गया है, ठीक है। तो ये है इसलिए निकल गया मेरे मुंह से क्योंकि ये पहले से ही पंजाब एंड सिंध बैंक में एज MD and CEO काम कर रही थी, और अब इनको जो है री इलेक्ट किया, तो इनको जो है एक्सटेंशन किया गया है, ठीक है। तो इनका टर्नओवर अभी 2027 तक चलने वाला है, और इनका अपॉइंटमेंट जो है अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट के द्वारा किया, जिसको चेयर करते हैं खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। और इनको ऊपर जो है FSIB इनके बारे में आपको ऑलरेडी, BI इनके बारे में आपको ऑलरेडी बताया है, जो कि अपॉइंटमेंट करने की रिकमेंडेशन देती है। उसके बाद जाता है ACC के बाद, और उसके बाद जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस है ये जो है अपॉइंटमेंट लेटर निकालती है। तो अब इनके ऊपर जो है अपॉइंटमेंट लेटर निकाला जाएगा वापस से। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है KP रेड्डी जी, जो कि डिप्यूटी जनरल मैनेजर है SBI के, मतलब रह चुके हैं डिप्यूटी जनरल मैनेजर। इनको जो है चेयरमैन बनाया है तेलंगाना ग्रामीण बैंक का, और इनका टर्नओवर जो है थोड़ा 3 साल के लिए रहने वाला है, ये चीज़ ध्यान दे देना चलना। और ये रिप्लेस करेंगे वाई शोभा को, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलना। शुभमन गिल के बारे में बात करें तो शुभमन गिल पता होगा कि इंडियन क्रिकेटर है, इनको जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ओकले के, एक US बेस्ड कंपनी है, जो कि मोस्टली जो शुभमन गिल को बनाया गया है एम्बेसडर की, ये जो है यंग जो हमारे इंडिया के यूथ है इसको टारगेट करते हुए, या तो स्पोर्ट्स फैन है इसको टारगेट करते हुए अपना जो है ब्रांड की प्रमोशन कर पाए उसके लिए। नेक्स्ट स्पोर्ट्स के ऊपर बढ़े, हाँ स्पोर्ट्स थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हुए चलना। स्पोर्ट्स के ऊपर बढ़े तो स्पोर्ट्स में थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2025 का हो रहा था थाईलैंड में, और इसके विनर आपको दीपक मिलने वाला है, जिन्होंने 75 kg का जो वेट कैटेगरी है इसमें बॉक्सिंग में इन्होंने गोल्ड जीता है। और उसके बाद नीमन तनवार के बारे में बात करें तो ये 90 किलो में जो है इन्होंने गोल्ड जीता है, ठीक है। तो इसमें इंडिया के रैंक देखोगे तो इंडिया ने टोटल 8 मेडल जीते हैं, ठीक है। और इसमें आपको 2 गोल्ड 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मिलेंगे, लेकिन हमें तो गोल्ड से मतलब है, ठीक है, क्योंकि जो एग्जामिनर है ना, देखना प्रीवियस उठा के तो गोल्ड से क्वेश्चन ज़्यादा से पूछता है। अगर पहली बार सिल्वर जीता गया हो, पहली बार ब्रॉन्ज जीता गया हो, तब पढ़ के फायदा है। अगर आप पढ़ने बैठ जाओगे कि 5 महीने ब्रॉन्ज पढ़ लिया, 1 सिल्वर पढ़ लिया, 2 गोल्ड पढ़ लिया, चलो उसके बाद कोई दूसरा न्यूज़ आएगा उसमें भी फिर आएगा, फिर 12 गोल्ड आ जाएगा, 12 ब्रॉन्ज आ जाएगा, कुछ 5-6 सिल्वर आ जाएंगे, 1-2 गोल्ड आ जाएगा, फिर उसको भी याद करते बैठोगे, तो इतना सारा याद करोगे तो एक तरह से हैवी बन जाता है, और इतना तो नहीं पढ़ सकता। एक नॉर्मल जो आदमी है वो नहीं पढ़ सकता, नॉर्मल स्टूडेंट नहीं पढ़ सकता, नॉर्मल क्या सुपर ह्यूमन होगा तब भी पढ़ना मुश्किल पड़ जाएगा, इतना सारा कंटेंट एक साथ, और एग्जाम में उसको रिटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नहीं रह पाएगा। बेटर यही है कि जो गोल्ड है उसको पढ़ते हुए चलो, और गोल्ड ही पूछा जाता है, ठीक है। तो एग्जामिनर को भी पता है कि बच्चे कितना पढ़ सकते हैं और हमें कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाना है। वो उल्टा फुल्टा क्वेश्चन पूछता है, मैं डेफिनेटली मानता हूँ एग्जामिनर में उल्टा फुल्टा क्वेश्चन पूछता है, पर उनका देखोगे तो उल्टा फुल्टा भी पूछेगा, अगर अंदर से पूछेगा डीपली तो वो इतना भी मतलब नहीं पूछता कि आप जवाब नहीं दे सकते हो। आपकी गलती रहती है कि आप चीज़ों को पढ़ते नहीं हो, आपको ज़्यादा ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हो, थोड़ा सा डीप में पढ़ना होता है, ज़्यादा डीप में भी नहीं पढ़ना, ज़्यादा ऊपर भी नहीं पढ़ना, मीडियम लेवल पढ़ के चलो, आपका आराम से 25 स्कोर आ जाएगा कोई भी एग्जाम में, मतलब 56 से 60% जी में आराम से स्कोर हो जाएगा। बस आपको ध्यान देना है कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें ना उसको कवर करते हुए चलो, और जो इनरिलेवेंट चीज़ें हैं उसको छोड़ते हुए चलो, ठीक है। ये चीज़ आ जाती है एक्सपीरियंस के साथ, क्या छोड़ना है क्या नहीं छोड़ना, इसलिए आप मेरे से जुड़े हो, नहीं तो आप खुद ही सब कुछ पढ़ रहे होते, ठीक है। अब ज़्यादा बात नहीं करते, ठीक है, हम करंट अफेयर्स के ऊपर पढ़ते हैं, नहीं तो फिर वीडियो भी लंबी बन जाएगी और आपका भी थोड़ा टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, मुझे टाइम वेस्ट तो करना है नहीं यहाँ पे। तो पहला तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि दीपक जो है इनको 75 वेट कैटेगरी में इनको गोल्ड मिला है, और दूसरा जो है नीमन तनवार को जो है 90 वेट कैटेगरी में गोल्ड मिला है। और बाकी आप यहाँ से देख सकते हो किस किस को डिफीट किया था फाइनल में, इसे ध्यान देते हो। हाँ एक चीज़ याद रखना कि इसको जो है ऑर्गेनाइज किया गया था वर्ल्ड बॉक्सिंग बेस, जो एशियन बॉक्सिंग है इनको द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, ये चीज़ आपको ध्यान देते हुए चलनी है। नेक्स्ट चलता है 26वां एशियन एथलीट चैंपियनशिप 2025 का हो रहा था, जिसमें इंडिया की रैंक सेकंड आई है, फर्स्ट रैंक चाइना ने मारा इसमें। इंडिया ने टोटल गोल्ड के बारे में बात करें, टोटल गोल्ड इंडिया ने 24 मेडल जीता, उसमें टोटल गोल्ड आपको 8 गोल्ड मिलने वाला है, 10 सिल्वर मिलने वाला है और 6 ब्रॉन्ज मिलने वाला है। ये तो मैंने आपको मैं अभी बताया ना कि कितने सारे याद रख लोगे, और इसमें भी आप देख सकते हो कि 8 गोल्ड है, तो 8 के गोल्ड याद रखना पॉसिबल नहीं है, तो इसमें से आपको 2 गोल्ड जो है ज़्यादा ध्यान देते चलना है, और उसमें से 1 सिल्वर भी ध्यान देते चलना है, क्यों, क्योंकि फर्स्ट एवर सिल्वर है इसके लिए। इसके बारे में बात करेंगे, ये जो एशियन एथलीट चैंपियनशिप 2025 हो रहा था, ये एशियन
एथलीट एसोसिएशन जो थाईलैंड में है, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था और ये साउथ कोरिया में इवेंट हो रहा था, जिसमें दो लोगों के आपको नाम याद रखना है जिन्होंने गोल्ड जीता है। एक तो है गुलवीर सिंह जिन्होंने गोल्ड जीता है 10,000 मीटर और 5,000 मीटर, ठीक है, मैराथन है ये, ठीक है। तो 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर में जो है इन्होंने गोल्ड जीता है। और दूसरा आपको याद रखना है अविनाश जिन्होंने गोल्ड जीता है 300 मीटर में, मतलब 3 किलोमीटर में गोल्ड जीता है, और ये फर्स्ट एवर गोल्ड है जो कि स्टेपल चेस में जीता है, ठीक है। और ये 36 साल के बाद जो है इंडिया ये जीता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब इसके अंदर होता है क्या है, देखिए ये छम 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 याद रखना, ठीक है। तो इसके अंदर क्या रहता है मैं बताता हूँ थोड़ा, अगर आपको पता नहीं हो क्या रहता है ये इवेंट के अंदर क्या रहता है। देखो आपने हर्डल्स देखे होंगे, जब रेसिंग होती है तो आपने ऐसे हर्डल्स देखे होंगे, थोड़ा बना लेते हैं डायग्राम, ऐसे हर्डल्स देखे होंगे ना, हर्डल्स क्रॉस करके जो है बंदे को जाना पड़ता है। तो ऐसे हर्डल्स क्रॉस करके जाना पड़ता है, बट इसके आगे जो है ना पानी रहता है, ठीक है। तो इसके अंदर इसके ऊपर जो है पानी रहता है, और जो पानी को क्रॉस करते हुए जो है रनिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो ऐसे जो है 3 किलोमीटर जो है रन की थी, इसलिए मैं इसको छम 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 बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें छम 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 करके ही जो है रनिंग करते हुए जानी पड़ती है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है तेजस्विन शंकर जिन्होंने गोल्ड मिला है इन डेकाथलॉन, मतलब ये फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने 2 मेडल जीता है इन डेकाथलॉन, और ये एशियन जो चैंपियनशिप है यहाँ पे इन्होंने दो मेडल एक साथ जीते हैं, ठीक है। इसके से फर्स्ट एवर मेडलिस्ट बन चुके हैं। और इनके बारे में बात करें तो इनको सिल्वर मेडल मिला, जैसे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, इनको जो है सिल्वर मेडल मिला, हाँ लिख के भी दे दिया ना यहाँ पे सिल्वर मेडल मिला है। तो ये चीज़ से आप समझ सकते हो कि क्या पढ़ना है क्या नहीं, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो है एग्जाम के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सब कुछ पढ़ते हुए जाओगे तो चीज़ें कम याद रहेगी, रिवाइज कम कर पाओगे, और फिर स्कोर नहीं आएगा, और फिर बाद में बोलोगे मैंने इतना पढ़ा तब भी कुछ नहीं आया, क्योंकि आपने रिविजन नहीं किया। तो रिविजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्विजेस लगाते रहो, अब बैंक के साथ प्लेटफॉर्म से लगाओ या कहीं और से लगाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस आप पढ़ो और एग्जाम निकालो और ऑफिसर या तो क्लर्क बनो जल्दी से जल्दी। जितना कंपटीशन चल रहा है जितना जल्दी बनोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर बात करें कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप या हमारी वेबसाइट के बारे में, तो आप हमारे वेबसाइट mappingoffice.com में आपको क्विजेस मिल जाते हैं, इवन पीडीएफ मिल जाती है। पीडीएफ पेड है लेकिन क्विजेस जो है फ्री है। और बैंक के साथ टेलीग्राम ग्रुप में आपको जो भी अपडेट्स हैं या जो भी पीडीएफ है वो मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ पे आपको कुछ पैसे देने की जरूरत नहीं है। इवन क्विजेस भी करवाते रहते हैं, टाइम टू टाइम करवाते रहते हैं, वैसे रहता है कि टाइम मिल जाता है तो फिर जो टेलीग्राम है वहाँ पे क्विजेस होते हैं, लेकिन जो वेबसाइट है वहाँ पे डेली क्विजेस होते रहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो ले सकते हो, कर सकते हो। mappingoffice.com में आप जाके वो चीज़ें देख सकते हो। मैं वेबसाइट का लिंक और टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके साथ वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा तो लाइक कर देना, ऐसी कंटेंट देखते रहने सब्सक्राइब चैनल, और वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और बताओ माइंड मैपिंग में भी कोई कंटेंट पढ़ा रहा है इतना अच्छा। सो अभी के लिए इतना रखता है। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।